चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। भारत का संविधान विषय पर हम चर्चा करने के लिए एक बार फिर उपस्थित हैं। भारत का संविधान प्रारूप जो बना उसके तीसरे वाचन के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 ईस्वी को अपना एक अविस्मरणीय और ऐतिहासिक भाषण प्रस्तुत किया, जिस पर हम आज चर्चा करना चाहेंगे, अध्ययन करना चाहेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि संविधान सभा के काम काज पर मुड़कर नज़र डालें तो 9 दिसंबर 1949 से लेकर जब इसकी पहली बैठक हुई थी तब से अब तक, अर्थात 25 नवंबर 1949 तक 2 साल 11 महीने और 17 दिन का अरसा हो गया है। इस दौरान संविधान सभा में कुल 11 सत्र संपन्न हुए। इन 11 सत्रों में से प्रथम 6 सत्र तो उद्देश्य विषयक संकल्प को पारित करने और मौलिक अधिकारों पर, संघ के संविधान पर, संघ की शक्तियों पर, प्रांतीय संविधान पर, अल्पसंख्यक समुदायों पर तथा अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों पर गठित समितियों के प्रतिवेदनों पर विचार विमर्श करने में गुजर गए। 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें ये सभी सत्र प्रारूप संविधान पर विचार करने में व्यतीत हुए। इन 11 सत्रों में 165 दिन लगे। इनमें से 114 दिन संविधान सभा ने प्रारूप संविधान पर विचार करने पर खर्च किए। यह एक तरह का ब्यौरा प्रस्तुत किया बाबा साहब ने। हाँ, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अंत तक देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा है आज की। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि अब आते हैं प्रारूप समिति की ओर। प्रारूप समिति में क्या? संविधान सभा द्वारा इसे 29 अगस्त 1947 को निर्वाचित किया था। इसने अपनी पहली बैठक 30 अगस्त को की थी। 30 अगस्त से लेकर यह 141 दिनों तक बैठी, जिसके दौरान यह प्रारूप संविधान की तैयारी में लगी रही। इस दौरान संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। प्रारूप समिति हेतु आगे का कार्य करने के लिए संवैधानिक सलाहकार द्वारा एक मूल पाठ स्वरूप यथानिर्मित प्रारूप संविधान में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां सम्मिलित थीं। प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा को समय पर प्रस्तुत प्रथम प्रारूप संविधान में 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। विचार विमर्श चरण के अंत में प्रारूप संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 386 तक बढ़ गई। अपने अंतिम रूप में प्रारूप संविधान में 395 अनुच्छेद और 9 अनुसूचियां हैं। प्रारूप संविधान पर रखे गए कुल संशोधनों की संख्या लगभग 7635 थी। उनमें से वास्तविक रूप से सदन में प्रस्तुत किए गए कुल संशोधनों की संख्या 2473 थी। मैं इन तथ्यों का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक मुकाम पर यह कहा जा रहा था कि संविधान सभा ने अपना काम पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा समय ले लिया है और कि वह सार्वजनिक धन की बर्बादी करते हुए तथा सुस्ती से चल रही थी। इसे रोम के जलते समय
नीरो द्वारा बांसुरी बजाने में मग्न रहने का मामला कहा गया। क्या इस तरह की शिकायत का कोई औचित्य भी है? अर्थात क्या ऐसा शिकायत करना उचित है? आइए हम अन्य देशों में संविधान निर्माण के लिए गठित की गई संविधान सभाओं ने जितना समय लिया है उस पर गौर करें। थोड़े से उदाहरण लें। अमेरिकी संविधान 25 मई 1787 को संविधान सभा प्रारंभ हुई और उसने अपना काम 17 सितंबर 1787 को पूरा किया, यानी कुल 4 महीने के अंदर। कनाडा के संविधान सभा 10 अक्टूबर 1864 को शुरू हुई और संविधान सभा को कानूनी स्वरूप में 17 मार्च 1867 में पारित किया गया। लगने वाला समय था 2 वर्ष 5 महीने। ऑस्ट्रेलिया के संविधान सभा मार्च 1891 में शुरू हुई और संविधान 9 जुलाई 1900 को कानून बना। लगने वाला समय था 9 वर्ष। 9 वर्ष का समय लगा ऑस्ट्रेलियाई संविधान को पूर्ण होने में। दक्षिण अफ्रीकी संविधान सभा शुरू हुई 1908 अक्टूबर को, यानी अक्टूबर 1908 को शुरू हुई और संविधान को कानून का स्वरूप मिला 20 सितंबर 1909 को। और इस मशक्कत में लगने वाला समय था 1 वर्ष। इतना तो है कि हमने कुछ ज़्यादा ही समय ले लिया है। अमेरिकी तथा दक्षिण अफ्रीकी संविधान सभाओं ने जितना समय लिया था उनकी तुलना में कुछ कम समय लिया है। लिए गए समय के आधार पर तुलना करते समय 2 बातें याद रखना जरूरी है। एक बात तो यह कि अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के संविधान हमारे संविधान की तुलना में काफ़ी छोटे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, जबकि अमेरिकी संविधान में सिर्फ 7 ही अनुच्छेद हैं, जिनमें से पहले 4 अनुच्छेद जितने खंडों में विभाजित हैं उन सब का कुल योग 21 है। कनाडियन संविधान में 147, ऑस्ट्रेलियन में 128 और दक्षिण अफ्रीकी संविधान में 153 अनुच्छेद मात्र हैं। दूसरी याद रखने वाली बात यह है कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान निर्माताओं को संशोधनों की समस्या से नहीं जूझना पड़ा। वे संविधान तो प्रस्तुत रूप में ही पारित कर दिए गए थे। दूसरी ओर हमारी संविधान सभा को 2473 की भारी भरकम संख्या तक के संशोधनों को निपटाना पड़ा। इन तथ्यों को देखते हुए सुस्ती का आरोप तो बिल्कुल बेबुनियाद ही लगता है और यह संविधान सभा इतने बड़े काम को इतने कम समय में पूरा करने के लिए अपने आप को बधाई दे सकती है। प्रारूप समिति द्वारा किए गए काम की गुणवत्ता की ओर मुड़ें, एक नज़र डालें तो श्री नजीरुद्दीन अहमद ने इसकी सिरे से ही निंदा भर्त्सना करना अपना कर्तव्य समझा। उनकी नज़र में प्रारूप समिति द्वारा किया गया काम न केवल भर्त्सना के योग्य तक नहीं बल्कि सकारात्मक रूप से निम्न स्तर का है। प्रारूप समिति द्वारा किए गए काम के बारे में अपनी अपनी राय रखने का हर व्यक्ति को अधिकार है और श्री नजीरुद्दीन को अपनी राय रखने का स्वागत है। श्री नजीरुद्दीन प्रारूप समिति के सदस्यों की अपेक्षा स्वयं को अधिक प्रतिभा प्रवीण व्यक्ति जैसा समझते हैं। प्रारूप समिति उनके दावे को
चुनौती नहीं देना चाहती। प्रारूप समिति तो और उल्टे उनको अपने बीच पाकर उनका स्वागत ही करती अगर संविधान सभा ने उन्हें प्रारूप समिति में नियुक्त करने लायक समझा होता। अगर संविधान निर्माण में उन्हें कोई जगह ही नहीं मिली तो फिर इसमें प्रारूप समिति की तो कोई गलती नहीं है। श्री नजीरुद्दीन अहमद ने प्रारूप समिति अर्थात ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रति अपना तिरस्कार भाव प्रदर्शित करने के लिए ही उसका एक नया नाम इजाद किया है। वे इसे बहाव में बहते जाने वाली समिति यानी ड्रिफ्टिंग कमेटी कहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि श्री नजीरुद्दीन अपने प्रहार से खुश तो हुए होंगे, लेकिन स्पष्ट रूप से वे नहीं जानते कि प्रवीणता विहीन बहाव और प्रवीणता युक्त बहाव में एक फर्क होता है। अगर प्रारूप समिति बहाव में भी बह रही थी तो स्थिति पर नियंत्रण या प्रवीणता विहीन तो कभी नहीं थी। यह सिर्फ निहायत असंभावनाओं के साथ मछली पकड़ने का काम नहीं कर रही थी। यह तो जिस मछली को हासिल करने के लिए पीछा कर रही थी उसको तलाशने का काम ज्ञात जल राशि में ही कर रही थी। किसी बेहतर चीज की तलाश में होना बहाव में बहने जैसा ही नहीं होता है। हालांकि श्री नजीरुद्दीन के इस व्यंग्य का आशय प्रारूप समिति के प्रति प्रशंसा के रूप में तो कदापि नहीं था, लेकिन मैं इसे प्रारूप समिति की प्रशंसा के रूप में ही लेता हूँ। प्रारूप समिति अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही और एक झूठे गौरव बोध की दोषी होती यदि इसने दोषपूर्ण समझे गए संशोधनों को वापस लेने और जिसको इसने बेहतर समझा उसे प्रतिस्थापित करने की ईमानदारी और हिम्मत न दिखाई होती। यदि यह एक गलती है तो मुझे खुशी है कि प्रारूप समिति ऐसी गलतियों को स्वीकार करने से तथा उन्हें दुरुस्त करने से कतई नहीं कतराती। मुझे यह पाकर प्रसन्नता है कि एक अकेले सदस्य के अलावा प्रारूप समिति के द्वारा किए गए काम की संविधान सभा के सदस्यों की ओर से एक सर्वसम्मत प्रशंसा की गई है। मेरा निश्चित विश्वास है कि जिस तरह से उदार शब्दों में प्रारूप समिति के अथक परिश्रम की स्वतः स्फूर्त मान्यता स्वीकार की गई है, उसे पाकर प्रारूप समिति प्रसन्नता की अनुभूति करती है, यानी प्रसन्नता महसूस करती है। जहाँ तक संविधान सभा के सदस्यों द्वारा और साथ ही साथ प्रारूप समिति के मेरे साथियों के द्वारा मेरे ऊपर जो इतनी प्रशस्ति बौछार की गई है उसके प्रति मैं इतना अभिभूत हूँ कि मैं उनके प्रति पूरी तरह अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उचित शब्द नहीं ढूंढ सकता। मैं तो संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के हितों की सुरक्षा करने से ज़्यादा और कोई बड़ी आशंका लेकर न आया था। मुझे यह अंदाज़ा तो दूर दूर तक भी न था कि मुझे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी का काम सौंप दिया जाएगा। इसलिए मुझे जब संविधान सभा ने प्रारूप समिति में चुन लिया तो मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। मुझे उससे भी ज़्यादा आश्चर्य तब हुआ जब प्रारूप समिति ने मुझे अपना अध्यक्ष ही चुन लिया। प्रारूप समिति में मेरी अपेक्षा कहीं ज़्यादा बड़े, बेहतर और सक्षम व्यक्ति मेरे मित्र सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जैसे लोग थे। मुझ में इतना ज़्यादा विश्वास और भरोसा रखकर तथा मुझे अपने एक औजार के रूप में चुनकर संविधान सभा और प्रारूप समिति ने देश की सेवा करने का मुझे जो अवसर प्रदान किया
उसके लिए मैं संविधान सभा तथा प्रारूप समिति का आभारी हूँ। करतल ध्वनि। इसी के साथ हमने यह चर्चा यहाँ पर रोक दी। बाबा साहब का भाषण काफ़ी लंबा है, तो इसे अगले वीडियो में हम लेंगे आगे का। और आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि अच्छा लगा है तो दूसरे लोगों तक पहुंचाने का पुनीत कार्य अवश्य करें। इसी आग्रह के साथ हम अगले वीडियो तक के लिए विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।